साथियों नमस्कार। आज हम यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 जो कि 29 जून से 2 जुलाई तक आयोजित हुई थी, उसका हम जीएस पेपर 1 का हल देखेंगे, जिसमें कुल मिलाकर 20 प्रश्न पूछे गए थे। इसके अंतर्गत 1 से लेकर 10 प्रश्न तक जो कि 8 मार्क्स के थे, इनसे हमें 125 शब्दों में लिखना था, तथा 11 से लेकर 20 तक जो प्रश्न थे ये 12 नंबर के थे, 12 मार्क्स के थे, इसे हमें 200 शब्दों में लिखना था। तो आइए हम इन्हीं प्रश्नों का आंसर देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत का परिचय दीजिए। उत्तर हमें 125 शब्दों में लिखना था। तो इसका आंसर इस प्रकार से है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में साहित्यिक स्रोत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी प्रदान करते हैं। मुख्य साहित्यिक स्रोत पहला है वैदिक साहित्य। इसके अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि से आर्य समाज की जानकारी मिलती है। दूसरा महाकाव्य, इसके अंतर्गत रामायण महाभारत से सामाजिक मूल्यों की जानकारी मिलती है। तीसरा बौद्ध ग्रंथ, त्रिपिटक, जातक कथाएँ, अशोक का शासन के बारे में जानकारी मिलती है। चौथा जैन ग्रंथ, अंग, कल्पसूत्र, महावीर का जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। पांचवा धर्मशास्त्र व स्मृतियाँ, मनुस्मृति आदि से सामाजिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। छठा पौराणिक साहित्य, देवी देवताओं के माध्यम से धार्मिक आस्था के विषय में जानकारी मिलती है। निष्कर्ष देखें, साहित्यिक स्रोत प्राचीन भारतीय संस्कृति को समझने की मजबूत नींव रखते हैं। दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत के समझ चुनौतियों का लेखा जोखा प्रस्तुत करिए। 125 शब्दों में हमें लिखना है। उत्तर इस प्रकार से है, भारत को स्वतंत्रता के बाद कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार से हैं। पहला, विभाजन की त्रासदी, बड़े पैमाने पर विस्थापन और सांप्रदायिक दंगे हुए। दूसरा, शरणार्थी समस्या, पाकिस्तान से आए शरणार्थियों का पुनर्वास किया गया। तीसरा, रियासतों का एकीकरण, 562 रियासतों को भारत में मिलाया गया। चौथा, आर्थिक संकट, कृषि व उद्योग ध्वस्त हो गए, विदेशी मुद्रा का संकट उत्पन्न हो गया। पाँचवा, प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया गया, नई संस्थाओं का निर्माण किया गया। छठा, सामाजिक विषमता, जाति, भाषा, धर्म के आधार पर तनाव उत्पन्न किया। निष्कर्ष, इन सभी संकटों के बावजूद भारत ने लोकतंत्र व विकास की दिशा में कदम बढ़ाए। तीसरा प्रश्न है, नेपोलियन क्रांति का पुत्र था, व्याख्या कीजिए 125 शब्दों में। आंसर इस प्रकार से है, नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांसीसी क्रांति का पुत्र कहा गया है क्योंकि उसकी सत्ता का उदय क्रांति की पृष्ठभूमि पर हुआ। स्पष्टीकरण इस प्रकार से है, पहला, क्रांति की देन, लोकतंत्र, समानता, धर्मनिरपेक्षता की भावना से प्रेरित था। दूसरा, कानूनी सुधार, नेपोलियन संहिता है समानता को लागू करती थी। तीसरा, राजनीतिक अस्थायित्व, क्रांति के बाद उत्पन्न अराजकता को समाप्त कर स्थिरता उत्पन्न की गई। चौथा, राष्ट्रीयता की भावना, फ्रांस को एकीकृत किया और यूरोप में भी क्रांति के बीज बोए गए। निष्कर्ष, नेपोलियन की नीति और कार्यप्रणाली क्रांति की सोच का विस्तार थी, इसलिए उसे क्रांति का पुत्र कहा गया। चौथा प्रश्न है, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव की चर्चा कीजिए। 125 शब्दों में लिखना है। उत्तर इस प्रकार से है, वैश्वीकरण ने भारतीय समाज को अनेक क्षेत्रों में प्रभावित किया है, जैसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर। सकारात्मक प्रभाव क्या है? पहला, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वैश्विक संस्कृति से परिचय हुआ। दूसरा, तकनीकी प्रगति, इंटरनेट, मोबाइल, एआई का प्रसार हुआ। तीसरा, शिक्षा का विस्तार, विदेशी शिक्षा व शोध की पहुँच हुई। नकारात्मक प्रभाव अगर देखा जाए तो पहला, पारंपरिक संस्कृति पर प्रभाव, पश्चिमी जीवन शैली का बढ़ता प्रभाव। दूसरा, आर्थिक विषमता, अमीर गरीब के बीच खाई बढ़ी। तीसरा, स्थानीय उद्योगों पर दबाव बढ़ा, विदेशी कंपनियों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई।
निष्कर्ष है, वैश्वीकरण ने भारतीय समाज को नया दृष्टिकोण दिया, परंतु इससे सामाजिक असंतुलन भी उत्पन्न हुए। 5वां प्रश्न क्या है, भारतीय ग्रामीण समाज के विकास में महिला संगठनों की भूमिका। प्रश्न 5 है, भारतीय ग्रामीण समाज के विकास में महिला संगठनों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। 125 शब्दों में लिखना है। महिला संगठनों की भूमिका। पहला, आत्मनिर्भरता, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से रोजगार बढ़ा। दूसरा, स्वास्थ्य व पोषण, ग्रामीण महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। तीसरा, शिक्षा, महिला साक्षरता अभियान से साक्षरता में वृद्धि हुई। चौथा, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता हुई। बाल विवाह, दहेज विरोध पर रोक लगाई गई। प्रमुख संगठन, महिला मंडल, आंगनवाड़ी समूह, स्वयं सहायता समूह। फ्लो चार्ट इस प्रकार से है। महिला संगठन बना हुआ स्वास्थ्य जागरूकता के लिए, जिससे शिक्षा प्रसार होगा और आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी आएगी। स्वास्थ्य जागरूकता और स्वावलंबन से कुपोषण में कमी के अवसर मिलेंगे। महिला सशक्तिकरण, रोजगार के अवसर। निष्कर्ष, ग्रामीण समाज में महिला संगठनों ने सामाजिक आर्थिक बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 6वां प्रश्न है, भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 125 शब्दों में। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम व विविधताओं से भरपूर संस्कृति है। मुख्य विशेषताएं, बहुलता में एकता, अनेक धर्म भाषा जातियाँ होते हुए भी एकता बनी रहती है। दूसरा, धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखने की परंपरा है। तीसरा, आध्यात्मिकता, जीवन के रहस्य को समझने की गहन दृष्टि उत्पन्न होती है। चौथा, संस्कार एवं परंपराएं, जीवन के प्रत्येक चरण से जुड़ी हुई समृद्ध परंपराएं हैं। 5वां, गुरु शिष्य परंपरा, ज्ञान के आदान प्रदान की विशेष परंपरा है। सहजीवन, प्रकृति और मानव का संतुलन। निष्कर्ष देखा जाए, भारतीय संस्कृति एक जीवंत, सहिष्णु और परंपरा सम्मत संस्कृति हो जो आज भी प्रासंगिक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुष्यों के लिए महासागर का क्या उपयोग है। 125 शब्दों में लिखिए। उत्तर इस प्रकार से है, महासागर मनुष्य जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है और कई प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। उपयोग, भोजन का स्रोत, जिसके अंतर्गत मछली, झींगा आदि के रूप में प्रोटीन मिलता है। दूसरा, परिवहन, समुद्री मार्गों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं। जलवायु नियंत्रण, महासागर तापमान और वर्षा चक्र को नियंत्रित करते हैं। खनिज संसाधन, समुद्र तल में तेल, गैस और अन्य खनिजों की उपलब्धता है। 5वां, पर्यटन, तटीय क्षेत्रों में पर्यटन से रोजगार व अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। 6वां, ऊर्जा स्रोत, ज्वारीय तरंग और पवन ऊर्जा की संभावनाएं हैं। निष्कर्ष, महासागर मानव जीवन की स्थिरता और विकास के लिए अत्यावश्यक। 8वां है, जलवायु, मृदा और वनस्पति के अंतर संबंधों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर इस प्रकार से है, जलवायु, मृदा और वनस्पति तीनों परस्पर गहरे जुड़े हुए प्राकृतिक घटक हैं। अंतर संबंध, पहला, जलवायु मृदा निर्माण, तापमान और वर्षा मृदा के निर्माण व क्षरण को प्रभावित करते हैं। दूसरा, जलवायु, वनस्पति, वर्षा और तापमान के आधार पर वनस्पति प्रकार भिन्न होते हैं, जैसे शुष्क नमी वाले क्षेत्र। तीसरा, मृदा, वनस्पति मृदा की उर्वरता, वनस्पति की गुणवत्ता और घनत्व तय करती है। चौथा, वनस्पति, मृदा संरक्षण, पेड़ पौधे मृदा अपरदन को रोकते हैं। निष्कर्ष, जलवायु, मृदा और वनस्पति के बीच पारस्परिक संबंध पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता हेतु अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्मार्ट सिटी क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर इस प्रकार से, स्मार्ट सिटी वह नगरी होती है जहां आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर जीवन को सुविधाजनक, सुरक्षित और सतत बनाया जाता है। प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से, डिजिटल ढांचा, वाईफाई, ई गवर्नेंस, स्मार्ट मीटर। दूसरा, सतत विकास, स्वच्छ ऊर्जा, कचरा प्रबंधन, जल संरक्षण आदि। तीसरा, सुरक्षा, सीसीटीवी, स्मार्ट ट्रैफिक नियंत्रण।
चौथा परिवहन, सार्वजनिक परिवहन का सशक्त नेटवर्क। पाँचवा सामाजिक भागीदारी, नागरिकों की सक्रिय भागीदारी। इसका स्मार्ट सिटी की संकल्पना जीवन को स्मार्ट, सुगम और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक अहम पहल है। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत के भूकंपीय क्षेत्रों पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर 125 शब्दों में। भारत भूगर्भीय दृष्टि से एक सक्रिय भूकंप क्षेत्र है। भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। जोन 5 अत्यंत संवेदनशील जम्मू कश्मीर उत्तर पूर्व अंडमान। जोन 4 उच्च खतरे वाला क्षेत्र उत्तराखंड बिहार। जोन 3 मध्यम खतरे वाला राजस्थान गुजरात। जोन 2 कम खतरा दक्षिण भारत के कुछ भाग। विशेषताएं, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से भूकंप आते हैं। शहरी क्षेत्र में अत्यधिक खतरा। निष्कर्ष, निर्माण व योजनाओं में भूकंपीय जोखिम को ध्यान में रखना आवश्यक है। साथियों, इस पहले भाग में हम 1 से 10 प्रश्नों तक कवर किए हैं। अगले भाग में हम 11 से 20 प्रश्नों तक कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।